कहीं मांगे मानी, कहीं आवाज दबाई। क्या जेन जी और जेन अल्फा से सरकार घबराई? आज बात होगी उस नई पीढ़ी की जिसे हम और आप जेन जी और जेन अल्फा कहते हैं। आज की ये युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर रील बनाना भी जानती है। इसके अलावा ये सड़क पर उतरकर पुलिस और सरकार के पसीने छुड़ाना भी जानती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी इस नई पीढ़ी की आवाज और इनके तेवरों को समझ नहीं पा रही, या फिर बीजेपी की सरकारें इस नई चुनौती के सामने इतनी घबरा गई हैं कि बिना सोचे समझे मन माने और उल्टे सीधे फैसले ले रही हैं। बात को गहराई से समझने के लिए जरा दो राज्यों की तस्वीर देखिए। दोनों बड़े राज्य हैं। खास बात यह है कि दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकारें भी हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ है राजस्थान। लेकिन इन दोनों राज्यों में बच्चों और छात्रों के आंदोलन से निपटने का तरीका एकदम अलग है, एकदम जुदा है, एकदम उल्टा है। पहले बात करते हैं यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की। हाल ही में यूपी के हमीरपुर और राजधानी लखनऊ से तस्वीरें सामने आई। लखनऊ और आजमगढ़ में क्या हुआ? सर्वोदय विद्यालय की करीब 250 छात्राएं भारी बारिश में सड़क पर बैठ गईं। वजह, स्कूल में साल भर से साइंस के टीचर्स ही नहीं थे। यही हाल आजमगढ़ में भी हुआ। वहां पर भी स्कूल में टीचर्स के ना होने से छात्राएं सड़कों पर उतरी और स्कूल टीचर्स की मांग की। बच्चियां हाईवे पर दौड़ी। 8 किलोमीटर तक पुलिस उनके पीछे हांफती रही। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि सिस्टम तुरंत हरकत में आ गया। अफसरों की नींद टूटी, भागे भागे स्कूल पहुंचे, पंखे लगवाए गए, टीचर्स की व्यवस्था की गई और सड़क बनाने के प्रस्ताव पास हो गए। यानी यूपी में बच्चों की मांगों को सुना गया, उनका समाधान निकाला गया, उन पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार चुनावी दबाव में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार 2.3 करोड़ रुपया पर डे अपना चेहरा चमकाने में खर्च कर रही थी और 6800 करोड़ रुपया खर्च किया है पिछले 9 सालों में। तो जेन अल्फा ने सब उसको धो दिया 2 दिनों में। 2-4 प्रोटेस्ट हुए हैं जेन अल्फा के, लेकिन सरकार ने जितना इतना ह्यूज बजट किया था गोदी मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे, वो सब धुल गया। तो सरकार इसलिए उसको बचाने के लिए जेन अल्फा से बात कर रही है। लेकिन जेन अल्फा जानता है ये चुनावी रेवड़ी है, इसका हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकालने में नाकाम रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में संवेदनहीन लोगों की सरकार है। लोग सिर्फ चुनाव के लिए सब काम करते हैं। आज की डेट में चढ़ावा चोर ये लोग हैं, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने वाले ये लोग हैं, 69,000 शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति न देने वाले ये लोग हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार है। वहां भी सरकारी स्कूलों की हालत काफी खस्ता है। बच्चे परेशान हैं, लेकिन वहां सरकार ने समाधान क्या निकाला, जरा ये सुनिए। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आदेश दिया गया है कि अब सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बंद है। बिना प्रिंसिपल की इजाजत के ना तो कोई पत्रकार अंदर आएगा, ना फोटो खींची जाएगी, ना वीडियो बनेगा और ना ही बच्चे कोई इंटरव्यू दे पाएंगे। यानी समस्या का समाधान ये नहीं है कि स्कूल की छत ठीक करा दें या टीचर्स रख लिए जाएं। समाधान ये निकाला गया है कि मीडिया का मुंह बंद करा दिया जाए, ताकि बाहर किसी को पता ही ना चले कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अब आप ही सोचिए, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, लेकिन दो अलग अलग राज्यों में दो अलग अलग पैतरे आखिर क्यों अपनाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बच्चों पर प्यार उमड़ रहा है और राजस्थान में पाबंदियों का हंटर चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है चुनावी कैलेंडर में। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां बीजेपी 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद से ही काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सरकार ये जानती है कि अगर जेन जी या जेन अल्फा के बच्चे सड़क पर उतरे तो उनका गुस्सा उनके माता पिता के वोटों पर सीधा असर डालेगा। इसीलिए यूपी में फौरन बातें मानी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ
राजस्थान में अभी अभी सरकार बनी है, वहां चुनाव बहुत दूर हैं, इसीलिए वहां सरकार का रवैया तानाशाही वाला है कि खबर को दबा दो, बात को उठने ही मत दो। दरअसल यूपी के जैन अल्फा ने जो हमीरपुर में मांग करी या जो कल लखनऊ में प्रोटेस्ट किया, उससे पहले लखनऊ में प्रोटेस्ट किया, पूरा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनसे बातचीत की गई है। लेकिन वहीं राजस्थान में ये एक सर्कुलर जारी कर देती है सरकार कि कोई मीडिया कर्मी, कोई गार्जियन, कोई भी थर्ड पार्टी सरकारी स्कूलों में जा नहीं सकता, कोई पूछताछ नहीं कर सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता। यानी जितना भी करप्शन है, जितनी भी अव्यवस्था है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये तानाशाही का एक रूप होता है, वही राजस्थान की सरकार कर रही है। बिल्कुल राजस्थान की सरकार ये समझ ले, जेन जी और जेन अल्फा में जो जागरूकता आई है अपने अधिकारों को लेके, वो अधिकार उन्हें देने पड़ेंगे। वो जितने भी सर्कुलर जारी कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग हैं जेन अल्फा की जायज मांगों को मानने में क्या दिक्कत है? वो आपसे क्या मांग रहे हैं? वो स्कूल के बाथरूम को ठीक कराना चाहते हैं, वो स्कूल के बाहर की सड़क को ठीक कराना चाहते हैं, वो छात्रों के लिए टीचर की मांग कर रहे हैं। ऐसी कौन सी नाजायज मांग कर रहे हैं कि जो आप उनके ऊपर अत्याचार या अनाचार करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे बच्चों के खिलाफ अत्याचार या अगर कोई ताकत की कार्रवाई हुई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ एक या दो फैसलों का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास इस नई पीढ़ी जेन जी और जेन अल्फा की सोच का कोई ठोस जवाब है या नहीं। आज का युवा कागजी दावों और बयानों पर भरोसा नहीं करता। जब उसे स्कूल में टीचर नहीं मिलता तो वो सीधे सड़क पर उतर आता है। वो रील बनाकर अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाता है। जब केंद्र सरकार या हाईकमान की तरफ से कोई साफ पॉलिसी नहीं होती तो घबराई हुई राज्य सरकारें ऐसे ही मनमाने, मनमर्जी के फैसले ले लेती हैं। कहीं बच्चों को शांत कराने के लिए तुरंत बजट जारी कर दिया जाता है, तो कहीं सच को छुपाने के लिए मीडिया पर बैन लगा दिया जाता है। सच तो यह है कि आज की जेन जी और जेन अल्फा को दबाया नहीं जा सकता। राजस्थान की सरकार चाहे कितना भी बैन लगा ले, लेकिन उन्हें एक बात तो समझनी होगी कि सोशल मीडिया के इस दौर में सच छुपता नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर की तिजोरी से महीनों तक करोड़ों का चढ़ावा साफ होता रहा। कर्मचारियों ने एक या दो बार नहीं, पूरे के पूरे 70 बार अपनी जेबें भरी, और जब जांच का नतीजा सामने आया तो पता चला कि कसूर सिर्फ उन छोटे कर्मचारियों का था जो नोटों की गिनती कर रहे थे, और मंदिर के वो बड़े बड़े रसूखदार जो पूरे ट्रस्ट पर निगरानी का दावा करते थे, जो पूर्व महासचिव रहकर हर एक पाई पाई का हिसाब रखने का ढोल पीटते थे, उन्हें एसआईटी ने साफ सुथरा साबित कर दिया। जैसे उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनकी नाक के ठीक नीचे आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है। जी हां, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई पहली एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम तक नहीं है। जी हां, उनका नाम भी नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या वाकई ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और उनके खास सिपहसालार इतने भोले थे कि उनके ही भरोसेमंद लोगों ने 70 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया और साहब को भनक तक नहीं लगी? या फिर यह मान लिया जाए कि अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला खेल लगातार खेला जा रहा था? क्योंकि कानून तो यही कहता है कि अगर आपको अपनी छत्रछाया में हो रहे अपराध की खबर नहीं है तो फिर आप नाकाबिल हैं, और अगर आपको खबर है तब भी आप चुप हैं तो आप भी उस अपराध में बराबर के साझेदार हैं, बराबर के भागीदार हैं। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा बेदाग हैं, पाक साफ हैं।
तो क्या वाकई ये मान लिया जाए कि चंदा चोरी के इस खेल में बड़े मगरमच्छ तो बच निकले और छोटे प्यादे गिरफ्त में आ गए, छोटे प्यादों पर गाज गिर गई? कि यूपीएसआईटी से यही उम्मीद थी कि जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े रसूख वाले हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों को क्लीन चिट मिलना तय था। ये यूपी की जनता जान रही थी। मेन रसूखदार लोग जिन्होंने अपने आकाओं को दिल्ली, नागपुर, लखनऊ पैसा पहुंचाया है, वो बच जाएंगे। तो ये बिल्कुल कोई अचंभा नहीं है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स है वो जनता के उम्मीद के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट की नई एसआईटी बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार की एसआईटी की वैधानिकता क्या रह गई? विश्वासघातियों को बचाने के लिए एसआईटी का निर्माण हुआ था। संघ के विश्वासघाती लोग, भाजपा के विश्वासघाती लोग और विश्व हिंदू परिषद के विश्वासघाती लोगों का ही तो अड्डा था ये ट्रस्ट। बड़े बड़े विश्वासघातियों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जब से बनी है, इस एसआईटी का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस एसआईटी के नाम से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब तक आखिर क्या क्या हुआ है। 7 जून रविवार सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। 8 जून यानी सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। 9 जून बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सदस्यों संग बैठकर लेखा जोखा और गिनती पर चर्चा की। इसके बाद 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद 11 जून को पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया। सीसीटीवी फुटेज पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। इसके बाद 13 जून को यानी कि शनिवार को यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन कर दिया। इसके बाद 15 से 19 जून तक एसआईटी ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की और 2021 से अब तक के दस्तावेज खंगाले। एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पैसों की गिनती के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें ताक पर रख दिया गया था। गिनती करने वाले कर्मचारियों की ना तो ठीक से तलाशी ली जा रही थी और ना ही किसी भी नियम का पालन हो रहा था। नतीजा क्या हुआ? प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर 8 छोटे छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यानी गिनती करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को तो तुरंत ही दबोच लिया गया, लेकिन जिस लचर व्यवस्था और ढिलाई की वजह से यह चोरी हुई उसके जिम्मेदार बड़े अफसर और ट्रस्टी साफ बच निकले। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहली एसआईटी की रिपोर्ट पर उठते सवालों के बीच अब सभी की नजरें दूसरी एसआईटी पर टिकी हुई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद 20 जुलाई को एक नई एसआईटी का गठन किया गया था, जिसकी कमान लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस संभाल रही हैं। इस टीम में आईपीएस अफसरों के साथ साथ फाइनेंस एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। दूसरी एसआईटी ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही ये दूसरी एसआईटी की जांच भी सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहती है या फिर उन बड़े चेहरों की जवाबदेही भी तय करेगी जिनकी छत्र छाया में राम भक्तों की आस्था के चढ़ावे पर डाका डाला जाता रहा। E20 वो पेट्रोल जिसकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए सरकार थक ही नहीं रही। सरकार बड़े गर्व से कहती है कि आप ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे देश का अरबों रुपया बच रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस E20 पेट्रोल से 8 करोड़ गाड़ियों का इंजन कबाड़ बन चुका है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का। उन्होंने सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पोल खोल कर रख दी है
और बता दिया है कि कैसे E20 के चक्कर में आपकी रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी गाड़ी की। आज देश की सड़कों पर करीब 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर बनी हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर यानी कि E20 पेट्रोल बेच रही है। एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और इस नए पेट्रोल के मिक्स को एडजस्ट नहीं कर पाती। नतीजा, इंजन हद से ज्यादा गर्म होने लगता है। गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और अंदरूनी पार्ट्स धीरे धीरे गलने और सड़ने लगते हैं। यानी आपकी जेब से पेट्रोल का पैसा भी जा रहा है और आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ी का इंजन भी अंदर ही अंदर खराब हो रहा है। इसीलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने साफ कहा है कि जब तक इन 8 करोड़ गाड़ियों में सुधार ना हो तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराना E10 पेट्रोल ही बिकना चाहिए ताकि लोगों की गाड़ियां बच सके। जिस E20 पेट्रोल के कसीदे दिन रात पढ़े जा रहे हैं वो असल में देश की सड़कों पर दौड़ रही 8 करोड़ पुरानी बाइक और स्कूटरों के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ी अंदर ही अंदर गल रही है, इंजन ओवरहीट हो रहा है। और रुकिए, बात सिर्फ आपकी गाड़ी के कबाड़ बनने पर ही खत्म नहीं होती। एथेनॉल बनाने के इस चक्कर में अब आपकी थाली से दूध, अंडे, चिकन और चीनी तक गायब होने की नौबत आ गई है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो जरा इस गणित को भी समझ लीजिए। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। अगर अनाज और मक्के को गाड़ियों की टंकी में डाला जाएगा तो नाश्ते के सीरियल्स और पोल्ट्री फीड महंगे ही होंगे। जिस देश में भुखमरी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई वहां इंसानों के निवाले से गाड़ियां चलाना आखिर कौन सी समझदारी है? इतना ही नहीं, चीनी का संकट भी सिर पर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इस सीजन में देश की कुल 10% चीनी यानी लगभग 30 टन चीनी सीधे सीधे एथेनॉल बनाने में उड़ा दी गई। दुनिया भर में जहां खाने पीने की चीजें 9% सस्ती हुई हैं, वहीं चीनी के दाम 33% तक उछल चुके हैं। हालत यह है कि अब सरकार को चीनी के दाम बेकाबू होने के डर से गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने की सोच पर जोर देना पड़ रहा है। अब जरा इस एथेनॉल का गणित भी समझ लीजिए। 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एथेनॉल की जरूरत 4.5 अरब लीटर से बढ़ाकर 7.7 अरब लीटर करनी होगी। इसके लिए करीब 4 करोड़ टन अतिरिक्त गन्ने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इतना गन्ना आखिर कहां उगेगा? इसके लिए 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त उपजाऊ जमीन चाहिए होगी। यह अकेले महाराष्ट्र के कुल गन्ना क्षेत्र के आधे से भी ज्यादा है। भारत में जमीन खाली तो पड़ी नहीं है, यानी गन्ने के चक्कर में गेहूं, धान या दालों जैसी दूसरी फसलों की जमीन छीनी जाएगी, जिससे दूसरे खाने पीने की चीजों की किल्लत होगी और उनके दाम आसमान छुएंगे। और पानी का क्या? गन्ने की खेती से अरबों लीटर भूजल चूसा जा रहा है। जिस पानी से लोगों की प्यास बुझ सकती थी वो गाड़ियों का साइलेंट किलर ईंधन बनाने में बहाया जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे सूखे इलाकों में गन्ने को सींचने के लिए जमीन के बहुत नीचे से पानी निकाला जा रहा है। और जानते हैं उस पानी को पंप करने वाली बिजली कैसे बनती है? कोयला जलाकर। यानी जिस एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल बताकर पर्यावरण बचाने का ढोंग रचा जा रहा है उसे उगाने में ही कोयला जलाकर भारी प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गन्ने की 3 अलग अलग कीमतें तय होती हैं, लेकिन फिर भी किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया बिल मिलों पर पड़ा रहता है, जिसे बाद में टैक्स पेयर्स के पैसे से चुकाना पड़ता है। यही नहीं, पूर्वी यूपी और बिहार की उपजाऊ जमीन पर कानून व्यवस्था की नाकामी और अपराध के डर से चीनी मिलें ही नहीं लग पाती,
जिससे वहां का किसान ये फसल सही से उगा ही नहीं पाता। यानी गलत नीतियों और खराब कानून व्यवस्था मिलकर इस पूरे के पूरे सिस्टम का कचरा बना रही हैं। तो क्या पर्यावरण बचाने और सरकार बचत के नाम पर आम आदमी की जेब पर डाका डालना ही असली ग्रीन मॉडल है? अब आप पूछेंगे कि आखिर इस पर सरकार कर क्या रही है और कह क्या रही है। सरकार का एक ही राग है, E20 से विदेशी मुद्रा बच रही है, किसानों को फायदा हो रहा है और हमारी टेस्टिंग में इंजन खराब होने का कोई सबूत ही नहीं मिला। जब मांग उठी कि पंपों पर पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प भी दो, तो सरकार ने साफ मना कर दिया। सरकार का कहना है कि दो तरह का पेट्रोल बेचने से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई का खर्चा बढ़ जाएगा। यानी सरकार अपना खर्चा बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आम आदमी की गाड़ी खराब हो या फिर उसकी रसोई का बजट बिगड़ जाए, उससे सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरफ सरकार का दावा है कि अरबों रुपए की बचत हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद सरकारी सलाहकार आगाह कर रहे हैं कि यह बचत आम इंसान की जेब काट कर हो रही है। तो ऐसे में 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों को राम भरोसे छोड़कर और खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ाने का जो फॉर्मूला सरकार ने निकाला है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।